May I come in, sir? Yes. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good afternoon. बैठिए. गुड इवनिंग जो है 6 बजे के बाद शुरू होता है और इंटरव्यू आपके जितने भी होंगे या तो फोरनून में होंगे या आफ्टरनून में होंगे, तो या तो गुड मॉर्निंग होगा या गुड आफ्टरनून होगा. ठीक है, आराम से बैठ जाइए. तो जायसवाल जी, आपने 2012 में आईटी में ग्रेजुएट किया. Yes, sir. आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये YTCEM है या क्या चीज़ है? Sir, यादव रातास गांवकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. अच्छा, ये मुंबई में है. मुंबई में. और इवेंट मैनेजमेंट और वॉकिंग में आपकी इंटरेस्ट है. Yes, sir. तो इवेंट मैनेजमेंट आप अपने दोस्तों की इवेंट्स को मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? सर एक्चुअली मैं बिजनेस करता हूँ, तो जो तो फिर ये हॉबीज़ में डाल दिया आपने? सर बिजनेस भी, जो बिजनेस में ना एक इवेंट मैनेजमेंट एक छोटा सा पार्ट है जो मुझे फ्री टाइम में करना भी अच्छा लगता है. मतलब बेसिकली जो हमारा बिजनेस है वो नोवेल्टी आइटम से रिलेटेड है. तो मतलब जो गिफ्ट्स होते हैं या फिर जो लेडीज़ के आइटम होते हैं ना, वो सब हम सेल करते हैं. तो फिर बाकी जो फ्री टाइम होता है तो वो टाइम पे मैं इवेंट, मतलब जो बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज कराना या फिर जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं सोसाइटी के. तो आपका बिजनेस जो है 2013 से चल रहा है? सर हाँ, हमारा मतलब फैमिली बिजनेस है. डैडी पहले देखते थे, तो अब डैडी है नहीं, तो फिर उसके बाद अब मैं ही देखता हूँ. तो फिर ये तो बिजनेस को एक्सपेंड कीजिए. ये तो ऑलरेडी आपका फैमिली बिजनेस है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए. नहीं सर हाँ, फैमिली बिजनेस है, बट सर डाइवर्सिफाई कर लीजिए. सर डाइवर्सिफाई सही बात है, बट सर वो पब्लिक जो सर्विस का जो मतलब मुझे पर्सनल इंटरेस्ट है वो मैं कर देखिए, नहीं पाता. पब्लिक गुड और बिजनेस ये तो अलग चीज़ें हैं. एक तरफ आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ और इवेंट मैनेजमेंट में आपको दिलचस्पी भी है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं पब्लिक गुड के लिए. बिजनेस और गवर्नमेंट अकाउंट्स में क्या फ़र्क होता है, बताइए. सब बिजनेस अकाउंटिंग और पब्लिक गवर्नमेंट अकाउंटिंग में कोई फ़र्क होता है? जो अकाउंटेंट होता है, जो अपना हिसाब किताब रखता है खर्चे का और इनकम का, तो बिजनेस में किस पर्पस से रखा जाता है और गवर्नमेंट में किस पर्पस से रखा जाता है? सर बिजनेस में तो प्रॉफिट मोटिव के लिए रखा जाता है. तो जब बिजनेस आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट मोटिव आपका है ही. अब फिर उसमें गवर्नमेंट सेटअप में जाएंगे तो वहाँ तो प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता ना. सर बट जब काम करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉफिट मोटिव से जो सेटिस्फैक्शन जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है. मतलब अब ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब पब्लिक के लिए भी कुछ काम करना चाहिए. तो आपने कुछ दान पुण्य किया, कोई आपने ट्रस्ट बनाई या कुछ किया अभी जो पब्लिक के लिए करने के लिए? सर ट्रस्ट तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब जो वीकेंड्स में मैं फ्री रहता हूँ तो बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ. जो हमारे यहाँ जो स्लम्स एरिया है ना, वहाँ बच्चों को पढ़ाना. फिर बाद में जो ऑर्फन एजेस है ना, तो उनके लिए जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं सर. ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? सर मेरा साइकोलॉजी. साइकोलॉजी है. क्यों साइकोलॉजी रखा है आपने? सर साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है. तो फिर मतलब लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है. मतलब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो जब पब्लिक से हम डील करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको लोगों से बात करने आना चाहिए कि लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है, लोग सोचते कैसे या किस तरीके से बिहेव करते हैं, लोगों के प्रेजुडिसेस क्या है, लोगों के बायसेस क्या है. अब्राहम मैस्लो का नाम सुना होगा आपने? हाँ सर, सुना. नीड हायरार्की थ्योरी दी है उन्होंने. यस सर. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे उपयोगी है वो थ्योरी? सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी मतलब बेसिक जो प्राइमरी नीड्स है वो तो इंडिया में भी वही चल रही है कि मतलब जो बेसिक नीड है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, सबसे पहले वही नीड स्टार्ट हो रही है. तो हमारा जो कोई भी गवर्नमेंट होती है उसका बेसिक जो टॉप लेवल नीड्स हैं, एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्या लगता है भारत में रेलिवेंस है उनका? सर बिल्कुल रेलेवेंस है, क्योंकि भारत हमेशा से ही जो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंशियल जो आप बात कर रहे हैं वो हमेशा से हमारा वही ओरिएंटेशन रहा है. तो हमारा जो ओरिएंटेशन मटेरियलिज्म की तरफ नहीं रहा है. हमारा जो ओरिएंटेशन है ना, हमेशा थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक आउटलुक रहा है हमारा, क्योंकि हमारे लिए कंटेनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मार्लो थ्योरी कैसे अप्लाई करेगी? उसमें तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है कि ये एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे ये प्रायोरिटी होती है, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड पे ये, फिर फोर्थ पे ये. आप तो कहते हैं हमारा शुरू से ही रहा है स्पिरिचुअल. सर पर गोल तो वही है ना कि सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होना, आदमी का पर्पस ही वही है हमारा शुरू में हो जाए तो वो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन जो मार्लो ने कहा वो तो अप्लाई नहीं करेगा हमारे.
सर बट नीड्स जो स्टार्ट होती है हमारी बेसिक प्राइमरी नीड्स से स्टार्ट होती है, बट जो हमारा गोल है वो अल्टीमेट गोल तो वही है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना। ओके, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा है और आजकल बात हो रही है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों में क्या ज़्यादा ज़रूरी है? सर मेरे हिसाब से तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बेसिकली मिमिक करता है ह्यूमन बिहेवियर को, पर जो डेटा आप जितना उसमें डालेंगे वो उतना ही डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। वेरएज आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो रियल टाइम में जब आप काम करते हैं तो व्हेन यू द प्रॉब्लम जो आती है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं रियल टाइम में, जबकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में उसको तकलीफ होगी अगर कोई नॉवल प्रॉब्लम्स आ गया। अमेरिका के एक राज्य में रोबोट्स को गोली चलाने का राइट दिया गया है और काफ़ी विवाद हो रहा है इस बात को लेके, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सर ये तो एथिकल इशू है, क्योंकि मतलब रोबोट्स के अंदर तो कुछ इमोशनल फीलिंग तो है नहीं, तो मतलब अगर कब उनको करना चाहिए फायर करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तो इमोशनल वाला जो फैक्टर है वो अगर मिसिंग होगा तो मतलब मेरली जो ह्यूमनिज्म की जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब हमको एक ह्यूमन की तरह बिहेव करना चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो पुलिस को या आर्मी के सोल्जर को इमोशन के बेसिस पे फायर करना चाहिए? नहीं सर, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब किस पे करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ हमेशा आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कोई शब्द है या इमोशन से कनेक्शन है उसका? सर इमोशनल इंटेलिजेंस एक ही मतलब इमोशंस को मैनेज करना, बेसिकली जब ट्राइंग सिचुएशंस आती है तो उसको मैनेज करना और अपने इफेक्टिवली उसको यूज़ करना वो इम्पोर्टेंट है। ये आपने महाराष्ट्र बोर्ड से अपनी प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन ली है, जबकि शायद आप अंबेडकर नगर यूपी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, हाँ सर। तो वहाँ आपने एजुकेशन कैसे ली? सर मेरे दादाजी जो हैं वो मुंबई में रहते हैं, तो फिर उन्होंने मतलब वहीं रहते हैं, पिताजी भी वहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। बॉम्बे में ही आपकी फैमिली हाँ सर। मतलब रही? ओके। आईटी करने के बाद आप आईटी सेक्टर में कभी काम नहीं किए, कोई कोशिश नहीं की? सर जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो मैं सोचा कि मतलब पापा का बिज़नेस चलता था तो हम लोग वही ज्वाइन कर लिया हमने तभी, क्योंकि मतलब अच्छा चल रहा था तो हमने सोचा कि वही कर लेते कि मतलब फैमिली में ही रहेंगे साथ में, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट हुआ था बट वो प्लेसमेंट बैंगलोर में हुआ था, तो फिर मतलब मम्मी पापा के साथ रहना था तो इसीलिए बिज़नेस ज्वाइन कर लिया अपना। तो अब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा क्या? सर बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बट मेरा जो इंटरेस्ट पहले से ही था कि मतलब मैंने घर पे ही बोला था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो उन्होंने कहा कि आप बिज़नेस भी करो और आपकी तैयारी करना है वो भी करो। मेरा तो पहले से क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी एडवांसमेंट आ रहे हैं, यस सर। इसका आने वाले समय में सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में कुछ हम बता सकते हैं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप डबल एज स्वॉर्ड की तरह है ना, आप उसको दो तरीके से देखा जा सकता है, मतलब आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो मतलब आप घर पे अगर ऑफिस से घर जा रहे हैं तो आपको एसी चालू करना, तो एक जगह से आपने अगर यहाँ रिमोट दबाया तो आपके घर का एसी चालू हो जाएगा, तो मतलब आपको लाइफ में जो कंफर्ट है वो प्रोवाइड करा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरएज दूसरी तरफ वो है कि मतलब जो सोसाइटल रिलेशन है, जो हमारे फैमिलियल रिलेशन है वो भी कम हो जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे एक घर में अगर 4 लोग खाना खा रहे हैं तो फिर चारों लोग फ़ोन चला रहे हैं एक दूसरे से बात करने के छोड़ के, तो आजकल जो लोग मतलब फ़ोन पास आ गया है बट लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इमोशंस के कनेक्शन के हिसाब से। इसका कोई इम्पैक्ट आपको आदमी के जॉब प्रोस्पेक्ट्स वगैरह पे नज़र आता है? सर हाँ सर, आजकल लोग मतलब एक फैंटेसी वाली लाइफ जी रहे हैं, जब से ये सोशल मीडिया का जो बूम आ रहा है कि जैसे इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया वाले जो वेबसाइट्स हैं, तो आप देखेंगे कि लोग मतलब मटेरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस ज़्यादा हो गया एज़ कंपैरिजन टू जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनली रही है कि हम कलेक्टिविस्टिक माइंडसेट होता है हमारा, फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बट वो जो कलेक्टिविस्ट माइंडसेट से लेके अब हमारा जो झुकाव है वो इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट की तरफ जा रहा है कि मतलब हमको आगे जाना है, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो गए हम, मोर टुवर्ड सेल्फ सेंट्रिसिज्म। जैसे अभी आपने बताया ये फैमिली बिजनेस, अगर आप इधर शिफ्ट कर जाते हैं सिविल सर्विस में तो उसकी लुक आफ्टर करने के लिए कोई और ब्रदर वगैरह हैं? मेरे बड़े पापा के बेटे हैं। अच्छा।
और बिजनेस कहाँ बेस्ड है? सर बिजनेस मुंबई में ही है। मुंबई में। तो यूपी में कितना अभी आना जाना है? आपका लिंक कितना बना हुआ है रेगुलर बेसिस पे? सर मतलब साल में 1-2 महीना तो आते हैं, 1 या 2, मतलब बीच बीच में आते रहते हैं। दादाजी यहीं रहते गांव में, तो फिर उनसे मिलने आते रहते हैं। नहीं, पहले तो आप कह रहे थे कि दादाजी चूँकि बॉम्बे में थे इसलिए फादर की वहीं एजुकेशन हुई। तो अब रिटायर हो गए तो फिर अब यहाँ आते अब यहाँ आके रह रहे हैं ना। सर्विस में थे। हाँ सर्विस में थे। फैमिली में बिजनेस चलेगा, आप सर्विस में होंगे। एक टर्म आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? सर बेसिकली मतलब जो बिज़नेस है सर वो तो छोटे भाई हमारे हैंडल करेंगे, तो फिर मैं जो पब्लिक जो ट्रस्ट है उसको उसके हिसाब से फिर मैं उसमें ध्यान नहीं दूंगा बिज़नेस की तरफ, क्योंकि मतलब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक डिफरेंस रखना पड़ेगा कि मतलब अगर पब्लिक लाइफ का अगर आप पब्लिक फिगर है तो आपको अपने पर्सनल जो चीज़ें हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। तो आई ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस। You will only try. सर आई विल मेक इट। एक आपका हॉबी में वॉकिंग लिखा हुआ है, तो कितनी मैक्सिमम आपने किसी प्रोफेशनल या ऑफिशियल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है या नहीं सर, वो शाम को वॉक करना एज अ हॉबी? हाँ एज अ हॉबी, मतलब जब मैक्सिमम कितना वॉक किया? सर 45 मिनट्स, 1 घंटा बस। नहीं, किलोमीटर डिस्टेंस। सर मतलब ऐसा कभी गिना नहीं है और टाइमिंग की? सर। हाँ मतलब 45 मिनट्स 1 आवर तक। नहीं, टाइमिंग का मतलब होता है कि इन अ गिवन टाइम डिस्टेंस कवर्ड। सर दैट आई हैवंट काउंटेड। कितने रेगुलर हैं आप इसमें? सर मतलब जब भी शाम को टाइम मिलता है तो हम जाते हैं वॉकिंग करने। रेगुलरिटी नहीं है? सर रेगुलर डेली। नहीं, आप कह रहे हैं जब भी। सर जब मतलब काम से जब शाम के टाइम कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है, तो जैसे कभी 7 बजे फिर कभी 9 बजे, वो डिपेंड करता है टाइमिंग्स। मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? मैराथन 21 किलोमीटर। श्योर? इस समय कौन है इंडिया का मैराथन में चैंपियन? सर इसका आइडिया नहीं। कोई ऐसा एथलीट यूपी का जिसको आप जानते हो, पर्सनली मिले हो, या उसके बारे में जानकर आप उसको एज अ रोल मॉडल मानते हो? एनी एथलीट फ्रॉम यूपी? नो सर। एथलेटिक्स क्या होती है? सर एथलेटिक्स में ये जो मतलब रनिंग से रिलेटेड या फिर जैवलिन थ्रो और ये सब जो होते हैं, जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं, उनको एथलेटिक्स में आया जाता है। श्री राम का नाम सुना है? श्री राम? हाँ भगवान श्री राम मतलब। नहीं नहीं, भगवान एथलेटिक्स की बात हो रही है। बात हो रही है। अच्छा, श्री राम नहीं सर, नहीं सुना। अब आपने अयोध्या का जिक्र छेड़ दिया। आप गए हैं अयोध्या? हाँ सर। लास्ट कब गए? सर मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब जब छोटे थे तब गए थे, अभी तो। चलिए ठीक। आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, जी सर। बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं, यस सर। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं आप? सर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में ये समझते हैं कि मतलब बिहेवियर पढ़ के ऐसी मतलब जो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जा सकता है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से वैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना जो हम अच्छी तरह से, मतलब जो आपकी डिमांड है उसके हिसाब से गुड्स का सप्लाई करना। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का टैक्सेशन पॉलिसी इन सब में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़रा बताएंगे कि क्या है, और मार्केटिंग में भी इस्तेमाल होता है, बताएं। सर ये टैक्सेशन वाला मुझे इतना आइडिया नहीं है। चलिए, नज थ्योरी नाम की चीज़ सुनी है? हाँ नज थियरी सुना है। बताएं क्या होती है। सर नज थियरी ये होती है कि मतलब बेसिकली थोड़ा थोड़ा ना इंसान को थोड़ा थोड़ा पुश किया जाता है, मतलब एकदम अचानक से आप उनको एकदम एक्सट्रीम लेवल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप उनको नज तो के बिजनेस में कैसे करेंगे नज, बताइए। सर बिजनेस में नज जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो मतलब अगर
दो चीज़ें बेचनी है, अगर वो एक चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उनको धीरे से थोड़ा सा नच करेंगे, उनको थोड़ा सा परसुएट करेंगे तो फिर वो ले लेते हैं कई बार। तो आप बिल्कुल लिटरली कह रहे हैं कि नज करो, ऐसा नज नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के कुछ बायसेस होते हैं, ठीक है। तो उन बायसेस को इस्तेमाल करके नज थ्योरी में उसका बिहेवियर, एक डिज़ायर्ड बिहेवियर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। जैसे प्राइसिंग है तो 12 रुपया ना लिख के आप उसको 11 रुपया 99.98 लिख देते हैं। क्यों? उसका ये बायस है 11, वो एक फिगर 11 देखता है तो उसका बायस 11 की तरफ हो जाता है, 12 देखता है तो उसका बायस 12 की तरफ हो जाता है, हालांकि पैसे में एक ही पैसे का फ़र्क है। तो ये जो बायस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जो साइकोलॉजी में इनहेरेंट है, उसका इस्तेमाल करने का पर्पस होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। नेगेटिव वे में पूछिए, जैसे मान लीजिए अब हम आपको पूछते हैं आपके हार्ट प्रॉब्लम है, आपका नहीं, आपके दोस्त की, ठीक है, आप खुश तो आपके दोस्त की हार्ट प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाता है। एक डॉक्टर जो स्टेंट का स्पेशलिस्ट है वो कहता है कि आपकी 25% चांस है इसमें फेलियर की। और फिर वो दूसरे डॉक्टर को भी कंसल्ट करता है, वो बाईपास स्पेशलिस्ट है, तो वो कहता है कि मैंने बहुत सारे बाईपास किए हैं और 75% चांस है आप सक्सेसफुल रहेंगे। अब बताइए आप डिसीजन क्या लेंगे? सर मतलब ह्यूमन बायस के हिसाब से तो जो 75% उन्होंने नंबर कहा है तो उसकी तरफ झुकाव रहेगा आदमी का। और होना क्या चाहिए? सर नॉर्मली स्टेंट वाला अगर वो यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। देख लीजिए दोनों बराबर है। हाँ बराबर है। 25% फेलियर इज 75% सक्सेस एंड 75% सक्सेस इज 25% फेलियर। ये बायस आ गया। यस सर। तो दैट इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ओके सर। ठीक है, आप बाहर जाएं, फिर आपको बुलाएंगे।